नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले छठा मॉडल पेपर देखा था। साइड में आई बटन में पिछले वाले प्रश्न इसके पर्यावरण और संस्कृत वाले मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 7 बाल विकास और हिंदी के 30-30 टोटल 60 जो है वो प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न, शैशवा काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1, जन्म से 2, जन्म से 3 या 2 से 3? तो आप सभी जानते हैं जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो जो है वो शैशवा काल, शैशवावस्था जो है वो कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में जो है वो होता है? तो जीन पियाजे ने जो अलग-अलग अवस्थाएँ बाँटी हैं, संवेदी जो गतिक है जन्म से 2 है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 है। पूछी यहाँ पर गई है 2 से 7 जो कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक में आती है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो सदैव ध्यान रखिएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आंसर आपका ए वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है? वातावरण और पालन पोषण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जीव विज्ञान या आनुवांशिकी और वातावरण। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आनुवांशिकी और वातावरण ये दोनों ही आपका इसमें आ जाएगा। जन्म से संबंधित जो विकास है उसको हम कहते हैं वंशानुक्रम, समाज से संबंधित जो विकास होता है उसको हम कहते हैं वातावरण। तो इसे प्रकृति और पोषण जो है हम कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं प्रकृति और पोषण से संबंधित किसको? आनुवांशिकी और वातावरण को। अगला है आपका पांचवा कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत जो है वो नहीं है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है? यही आपका गलत है और प्रश्न में नहीं ही पूछा गया था, तो यही आपका सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया केवल आपका एक लिमिट तय करता है, तो आप इससे भी आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे जिम में जा करके। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, विकास बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किससे में अधिक होती है? अहम केंद्रित, सामाजीकृत, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए 2 फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा किसमें आएगा? तो आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है, वो आपकी सामाजीकृत जो है उसकी बजाय अहम केंद्रित होती है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें शामिल है कि जो बच्चा है वो अधिक से अधिक गतिविधियां करें, हस्तपरक गतिविधियां। ए वाला ही आपका सही होगा। 8वां प्रश्न, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। किसने? कक्षा अध्यापक ने देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस प्रकार की जो बुद्धि है वो उच्च स्तरीय थी। स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, संगीतमय या भाषाई। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो भाषा से रिलेटेड तो हो नहीं रहा है, संगीत से रिलेटेड हो रहा है, तो बस संगीतमय बुद्धि जो है वो उच्च स्तरीय थी क्योंकि वो संगीत ही जो है वो बजा रहा था। 9वां प्रश्न देखते हैं, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास का दिशा जो है किस प्रकार से होती है? पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य की बाहर की ओर, इस टाइप से चौथा ऑप्शन। तो कौन सा इनमें से सही होगा? बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वो आपकी होती है मस्तकाधोमुखी बोलते हैं हम इसे, यानी कि सिर से प्रारंभ होकर पैरों तक जाती है। तो पैर से सिर आपका कट जाएगा, सिर से पैर वाला आपका ये वाला हो जाएगा, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो विकास की गति होती है वो केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ये मूरे जो है उन्होंने अपना सिद्धांत था उसमें भी बताया था। तो ये आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा चरण है जिसमें विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है? यानी कि लड़का जो है लड़की के प्रति, लड़की जो है लड़का के प्रति वो आकर्षण। समलिंगी आकर्षण आपको मेनली देखने को मिलता है बाल्यावस्था में, पर जब किशोरावस्था का समय आ जाता है तब वहां पर विषम लिंगी जो है आकर्षण देखने को मिलता है। विषम लिंगी आपका सही होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए कौन सा सही होगा? स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक मैंने बताया था अंतर और अंतरा दोनों के बारे में। अंतर अंतवैयक्तिक कहेंगे आप या अंतर्वैयक्तिक स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों की जो है वो पहचान करना।
अगला आपका है 12, इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों में होती हैं। उच्च आत्म क्षमता भी होती है, निम्न नहीं होती है। सी वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। 13 प्रश्न है, थर्स्टन और लिकर्ट इनमें से किसके मापन से संबंधित है? तो व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या फिर मूल्य, कौन सा सही होगा? तो थर्स्टन और लिकर्ट जो है आपके अभिवृत्ति जो है, अभिवृत्ति नहीं आपके अभिवृत्ति ही सही होगा क्योंकि यहाँ पर थर्स्टन के साथ लिकर्ट भी दे रखा है। देखिए थर्स्टन का नाम आप देखते हैं बुद्धि से भी संबंधित, पर यहाँ पर थर्स्टन और लिकर्ट दोनों की बात की गई है कि वो इनमें से किससे संबंधित है, तब आपका अभिवृत्ति ही सही होगा। 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया था, और जो लिकर्ट है इन्होंने 1932 में लिकर्ट ने जो है अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया था। तो इस हिसाब से अभिवृत्ति ही आपका यहाँ पर सही होगा। और अगर थर्स्टन का बुद्धि से संबंधित कौन-सा है सिद्धांत, तो आपका समूह कारक सिद्धांत है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 14 कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? जब 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे हों, तो आप कहेंगे एक जैसे का मतलब ही नहीं है भिन्नता, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दिशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, बस यही आपका सही होगा, यही कहने का मतलब होता है। 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता ही, केवल शारीरिक भिन्नता नहीं देखी जाती है, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 प्रश्न है, बहिर्मुखी जो विद्यार्थी है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी, इस चीज को समझिए। बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी, ये सब जो डिवीजन है वो युंग या जुंग, कार्ल जुंग जो है उनके द्वारा किया गया है। व्यक्तित्व के आधार पर विभाजन किया गया है। बहिर्मुखी जो अपने विचारों को आसानी से रख लें, बहुत बोलने वाले हों, अंतर्मुखी कम बोलने वाले हों, विचारों को ना रख सकें, इस टाइप से। तो उनमें जो विशेषता है, वो किस आधार पर भिन्न होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में जो है वो बेहतर। तो कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, पहला ही सही होगा। मजबूत भावनाएं, पसंदगी, नापसंदगी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो हो जाएँगी, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्ति जो विद्यार्थी होता है वो अपने जो अभिव्यक्त है वो पसंद नापसंद को बता देता है, परंतु अंतर्मुखी जो है वो भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। तो समझ रहे हैं किस आधार पर यहाँ पर आंसर तक पहुंचे हम। 16 प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले जो है वो प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, कौन सा सही होगा? पहले ही आपका सही होगा, यानी कि मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपका सृजनात्मक जो उत्तर हैं उनके लिए आवश्यक हैं। सृजनात्मक से आपका मतलब क्या होता है? आप अलग-अलग तरीके से किसी चीज़ को सोच पाएँ। तो सेम मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में भी है कि स्वतंत्रता पूर्वक आप अपने विचारों में नवीन आयाम आयाम जो है उनका समावेश कर पाएँ, ये वाला सही होगा। 17 प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार-बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का जो उछलना है वो सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शास्त्रीय अनुबंधन का है, प्रयत्न और भूल का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन-सा इनमें से सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका शास्त्रीय अनुबंधन यहाँ पर सही होगा। पावलोव जो है उन्होंने अपना जो सिद्धांत था उसका नाम था रखा था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इनके अनुसार क्या था, कोई अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है, तो उद्दीपक जैसे प्रस्तुत होता है, अनुक्रिया खुद होने लगती है। यही यहाँ पर हुआ है, राजू बिजली चमकने और कड़कने की आवाज़ सुनकर उछलता था। फिर बाद में चमकी कड़की तो फिर उछला। तो मतलब समझ रहे हैं किस टाइप से वो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। अगला है 18 प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम जो है वो क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस टाइप से आपको अलग-अलग दे रखे हैं। आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं, तो इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका सबसे पहले ज्ञान आता है। ज्ञान देखिए पहले ऑप्शन में है और लास्ट में भी है। उसके बाद बोध आता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, डी वाला आपका सही होगा। सबसे पहले ज्ञान, फिर आपका बोध। जैसे इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर ट्रिक से जोड़ने का प्रयास करिए, कोई चीज़ आप पढ़ाई करते हैं तो पहले आप उसमें ज्ञान हासिल करते हैं, मतलब नॉर्मली पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ा है आपने उसमें बोध, मतलब उसमें चीज़ें कितनी आई आपको। फिर आपने क्या किया, उसका अनुप्रयोग किया, जो भी पढ़ा उसका यूज़ किया। फिर उसमें विश्लेषण किया कि कितनी चीज़ें सही हैं, कि जब यूज़ किया तो कितनी चीज़ सही है, कितनी नहीं। विश्लेषण से फिर संश्लेषण आया, और संश्लेषण से बाद में आपका मूल्यांकन, कि कितना जो है आपका क्या नंबर आया।
19 नंबर है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? शारीरिक विकास से, मूल प्रवृत्तियों से, संप्रत्तियों के निर्माण से या आदर्श से। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकडूगल जो है उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है कि व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है और इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से जो है वो होता है। 20 प्रश्न जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक वृद्धि को शामिल करता है, वो इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र का जो सिद्धांत है, ये तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि, इन सब का आपस में तालमेल होकर जो है जो बुद्धि है वो काम करती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें बात की गई है किसकी? मानसिक प्रक्रियाओं की। और किसकी बात की गई है? सृजनात्मक वृद्धि की। तो इन दोनों को ही शामिल करते हुए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत को आप जोड़ सकते हैं कि सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पहले ही उस पर समाधान खोज लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? कभी भी नहीं। प्रेरित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। रोक देना भी नहीं, अनुमति नहीं, बिल्कुल है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। 22 आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये आपको बताना है कि इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो पियाजे, क्रो एंड क्रो, स्किनर या कोहलर, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है ये। डेफिनेशन जो है स्किनर ने जो है वो दी थी। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला 23 प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं मुख्यतः किससे जो है वो संबंधित हैं? शैक्षिक जो संस्थान हैं उनके विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से या मानसिक विकास से। तो पाठ्य के साथ-साथ जो सहगामी क्रियाएँ पाठ्य के साथ-साथ चलती रहती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ समझ सकते हैं आप। तो ये मुख्यतः संबंधित होती हैं आपकी छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। 24 है, एक बच्चा जो ग्रस्त है, वो 100 को वॉस पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर, तो इसमें पढ़ता नहीं, अंतर नहीं कर पाता है। तो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है, शब्द जबलिंग विकार या फिर डिसलेक्समिया से या फिर डिस्मोर्फिमिया। कौन सा सही होगा? तो मैंने बताया जब ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि वो पढ़ रहा गलत रहा है, तो पढ़ने संबंधी विकार किसमें आता है? कि कोई चीज़ लिखी हुई है, इस पे आप लक्ष्य रगड़ दे रहे हैं, तो लक्ष्य के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। ट्रिक बताई थी, लक्ष्य से आप याद रख सकते हैं कि पढ़ने संबंधी विकार आपका डिस्लेक्सिया होता है, बस यही आपका सही होगा। अगला है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं आता है आपको। अब कभी कोई भी मनोवैज्ञानिक तो ये तो नहीं कहेगा कि आप सहायता ही ना करें। या फिर दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य दें, मतलब आप भेदभाव वाला काम करेंगे, ये भी नहीं कभी करेंगे। अब 2 ऑप्शन तो आप काट देंगे, ए या सी में से छाँट लीजिए। क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखेंगे, क्या जिनकी बुद्धि लब्धांक कम होगी? तो आप कहेंगे क्या कभी ऐसा हो सकता है? जिसको खुद ही नहीं आता वो आपको क्या सिखाएगा? तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है इस सम के बारे में, तो तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला देखते हैं 26 संज्ञानात्मक विकास इनमें से किसके द्वारा जो है वो समर्थित होता है? सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, एक समृद्ध और विविधता पूर्ण जो वातावरण है वो उपलब्ध कराना या उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? तो आप कहेंगे कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो वातावरण है उसके द्वारा। तो वही आपका उपलब्ध यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 है कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वो आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किससे संबंधित होती है? आत्म अनुभूतिकरण, शारीरिक, सम्मान या सामाजिक? कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे कि छात्र की वो आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, वो आपकी संबंधित है शारीरिक से। शारीरिक क्यों होगा? क्योंकि जो अब्राहम मैस्लो थे,
उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेरणा है या आवश्यकता है, उसके सोपान बताए थे, उसके 5 बताए थे। उसमें जो शारीरिक आवश्यकता है, वो सबसे पहले पूरी करना चाहेगा। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है, फिर सामाजिक आवश्यकता आती है, फिर सम्मान की आवश्यकता आती है, फिर लास्ट में सबकी आत्म प्रेरणा या आत्म सिद्धि आती है। तो शारीरिक आवश्यकता को सबसे पहले पूरा करना चाहेगा, इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना जो है वो समय लगता है? 36, 40, 45 या 30 मिनट, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सूक्ष्म शिक्षण में जो है 36 मिनट लगते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पाठ योजना निर्माण जो है, इसी 36 का ही हम अलग अलग अगर डिवीजन करेंगे तो पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट लग जाते हैं। फिर शिक्षण में जो है वो 6 मिनट लग जाते हैं। फिर फीडबैक या प्रतिपुष्टि, जिसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि या पोषण, उसमें 6 मिनट लग जाते हैं। फिर पुनः पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट लग जाते हैं। फिर पुनः शिक्षण में लगते हैं 6 मिनट, और लास्ट में आपका पुनः प्रतिपुष्टि में जो है यानी फिर से फीडबैक में 6। तो आपका इस टाइप से 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6, टोटल 6 गुणे 6, 36 मिनट जो है वो लगते हैं। अगला है 29 प्रश्न कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या फिर बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो कोई चीज़ ग्रुप में इसलिए कराई जाती है ताकि एक दूसरे से भी सीख सकें। सी वाला आपका सही होगा। बस सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं। लास्ट प्रश्न है इस बाल विकास पोर्शन का। इसके बाद हिंदी के प्रश्न हम देखेंगे कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण से प्रदर्शित या किस प्रकार का जो लक्षण है वो प्रदर्शित कर रहा है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या डिसप्रैक्सिया। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये पठन संबंधी विकार है। तो क्लियर आपको ए वाला आंसर समझ में आ गया है। डिसलेक्सिया ही आपका सही होगा। बाकी ये तीनों ही पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन स्टार्टिंग के देख रहे हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं। और डिसप्रैक्सिया भी आप याद रखिएगा कि जैसे ये अधिकतर पूछा जाता है, तो नया हो सकता है डिसप्रैक्सिया पूछ लिया जाए, जो कि गति समन्वय अक्षमता से संबंधित होता है। डिसप्रैक्सिया। अब हिंदी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्नों में हम जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ आते हैं उनको हम नहीं देख रहे हैं। पैराग्राफ जो आते हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों को हटा दिया है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन गद्यांश के आते हैं, गद्यांश पर वो हमने हटा दिए हैं, सीधे 34 से स्टार्ट करते हैं। 31, 32 और 33 ये जो है वो गद्यांश पर आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से हटा दिए हैं। तो 34 प्रश्न देखते हैं कि द्वार खोल ग्रह के किरणों से हिंदी किरणों से आंगन भर बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। ये जो पंक्तियां, इनमें कौन सा जो है वो अलंकार है? और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं हम हिंदी के देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 35 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ जो है वो क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। उत्तर की बात करते हैं तो भाषा का किस टाइप से प्रयोग हो वो ज्यादा जरूरी है, और उसी की कुशलता पर अधिकार आपका सही होगा। 36 प्रश्न है, भाषा कौशल की शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण है, सामूहिक है, भाषा प्रयोगशाला या सभी है? तो भाषा कौशल की शिक्षण विधि में आपका ये सभी आ जाती हैं, तो उपर्युक्त सभी आपका जो है वो सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या सभी में? तो देखो और लिखो जो है ये आपका निबंध रचना में जो है वो यूज होता है, मौखिक में नहीं होता है, शुद्ध अभिव्यक्ति में नहीं होता है। तो आपका निबंध रचना जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका कविता शिक्षण का मुख्य अंग क्या होता है? भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरला बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध? आंसर की बात करते हैं तो कविता शिक्षण जो मेन उद्देश्य होता है, प्रमुख अंग होता है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है? भाव बोध आपका जो है भाव क्या निकल रहा है? ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और आपका जो भाव बोध है उसी को ही हम कहते हैं कि वो पूरी कविता में क्या चीज छुपी हुई है वो उसके भाव से पता चलता है। 39 प्रश्न है, वो कौन सा वाचन है जो कि गद्य में तो प्रयुक्त होता है पर पद्य में प्रयोग नहीं होता है? बढ़िया प्रश्न है, बताइए।
तो मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या संवेद वाचन, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो मौन वाचन होता है ना, ये गद्य में प्रयोग होता है, परंतु पद्य में प्रयोग जो है वो नहीं होता है, क्योंकि गद्य में वाक्यों को लय, ध्वनि, स्वर में नहीं रखा जाता है। गद्य में लेख को एक जगह इकट्ठा कर दिया, संचित कर दिया जाता है, जैसे निबंध टाइप वाली चीजें होती हैं। अगला देखते हैं आपका, जो छोटे बालक हैं उनकी कल्पना शक्ति का जो विकास है करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या होता है? महापुरुषों की जीवनियां, परियों की कहानियां, रसानुभूति की कविताएं या पौराणिक कथाएं? तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेंगे? परियों की कहानियां, और यही आपका कल्पना शक्ति का विकास करने का भी सबसे बढ़िया माध्यम जो है हो सकता है। और कहीं न कहीं इसमें ये भी नहीं है कि केवल परियों की कहानियाँ हैं, कहीं से किसी न किसी शिक्षाप्रद चीज़ से भी उसको जोड़कर जो है वो बताया जा सकता है। अगला है, गाथा सप्तशती किस भाषा की जो है वो रचना है? तो बताइए किसकी रचना है? एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन था हमारा 40, उसके बाद यहाँ पर है 45। जो बीच के क्वेश्चन आप देख रहे हैं 41 से लेकर के 44 तक, यहाँ पर आपका एक आता है पद्यांश, यानी कि पंक्तियाँ आती हैं कविता की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हमने उसको भी यहाँ से हटा दिया। डायरेक्ट सीधे-सीधे प्रश्न हम देख रहे हैं। तो गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन प्राकृत जो भाषा है उसका जो है, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके जो रचयिता हैं वो हाल या शालिवाहन है, जिसमें सामान्य लोक जीवन का चित्रण जो है वो किया गया है। अगला है आपका, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ जो है वो कहलाता है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आपका वाच्यार्थ जो है वो सही होगा। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ होता है, जो कि हर शब्द एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करता है, इस अर्थ को बताता है। 47 है, रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति जो है किस आचार्य की है? वामन, भामा, मम्मट या दंडी? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो वामन की जो है वो रचना है। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 48 प्रश्न है, इप्सित शब्द का विलोम जो है वो बताइए। अनिप्सित होगा, अइप्सित होगा, अविप्सित होगा या अनइप्सित होगा? आंसर की बात करते हैं तो अनिप्सित होता है इप्सित का विलोम। 49 है, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव, आलंबन, उद्दीपन या आश्रय? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम आश्रय जो है वो कहते हैं। आलंबन क्या होता है आपका? तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं आलंबन। उद्दीपन क्या होता है आपका? आश्रय के मन के भाव को उद्दीप्त करने वाले जो प्राकृतिक परिवेश होते हैं उनको उद्दीपन कहते हैं। विभाव क्या होता है आपका? विभाव कारण को कहते हैं, जो कि स्थायी भाव को आप कह सकते हैं जगाते हैं। 50 प्रश्न है, जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 30, 32, 33 या 35? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 33 जो है वो सही होगा। संचारी भाव कुल 33 होते हैं, जैसे निर्वेद, दैन्य, आवेग, ग्लानि, विषाद, शंका, मोह, उत्सुकता, आलस्य, निद्रा, ऐसे करके टोटल 33। 51 है, दध्योधन शब्द में कौन सी जो है वो संधि है? अड़ा, अयादि, दीर्घ, यण या वृद्धि? आंसर की बात करते हैं तो आपका यण संधि जो है वो सही हो जाएगा। दध्योधन शब्द में यण संधि है। 52 प्रश्न है आपका, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या है? दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन जीना या दयनीय होना? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोटी में फाग खेलना जो है इसका अर्थ जो है वो होता है, यानी कि गरीबी भी हम कह सकते हैं मजा लेना। अगला है आपका 53, सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य जो है किस प्रकार सा है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? तो सभागार में बहुत आदमी थे, कितने थे पता नहीं, तो अनिश्चित भी है और मात्रा की भी बात हो रही है, यानी परिमाणवाचक भी आपका सही होगा। अगला है आपका 54 प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, उक्त पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, निराला की या मैथिली शरण गुप्त की? आंसर की बात करते हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं इनकी जो है ये पंक्तियां हैं, और प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि जो है वो कौन सी है? गा, घा, चा या झ? कौन सा सही होगा? तो आपका गा जो है ये आपका अल्प प्राण में जो है वो आता है। अल्प प्राण मतलब जिसमें उच्चारण करते समय कम वायु निकले। तो पहला, तीसरा और पांचवा,
ये जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्प प्राण। तो का वर्ग में अगर आप देखेंगे तो का, गा, जा और पा भी आपका, ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। 56 है, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, पद में कौन सा काव्य दोष है? ग्राम्यत्व है या फिर क्लिष्टत्व है या अश्लीलत्व है या श्रुति कटुत्व है? आंसर की बात करते हैं तो ग्रामत्व है आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला। जो साहित्यिक रचना होती है ना उसमें अगर बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ना सिर के लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग। अगला है 57, सरहप्पा का संबंध इनमें से किससे है? जैन काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या रासो काव्य? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सरहप्पा सिद्ध साहित्य जो है उसके पहले कवि थे, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है 58 प्रश्न, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण जो है वो किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई? आंसर की बात करते हैं तो तुलसीदास जो है इनके जीवन का चित्रण किया गया है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। रामचरित रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास, इन्हीं के जीवन का चित्रण जो है वो किया गया है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 59, कि क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी में हूँ पांचवी तू प्रवीणा। तो ये जो पद है इसमें कौन सा जो है वो छंद है? मालिनी, शालिनी, भुजंगी या फिर इंद्रवज्रा? आंसर की बात करते हैं तो शालिनी आपका जो है यहाँ पर सही होगा। जो पद है इसमें शालिनी जो है वो छंद है। शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं आपका। ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है लास्ट, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है? स्थायी भाव, शांत रस, अनुभाव या व्यभिचारी भाव? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्थायी भाव जो है यहाँ पर सही होगा। स्थायी भाव जो है ये आपका यूज नहीं किया गया है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। कौन सा इनमें से सही होगा? फूलर झील भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है? मध्य प्रदेश ऑप्शन ए, उत्तराखंड ऑप्शन बी, बिहार ऑप्शन सी या उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी? ऑप्शन ए बी सी डी में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।